अगर आप कहानी का दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, कल से आप मेरे एक दूसरे चैनल ब्लूम कहानियाँ पर भी अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियों का आनंद ले सकते हैं। कल से सुबह 7 बजे आपको उस चैनल पर कहानियाँ मिल जाएंगी, तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा और उस चैनल को भी अपना प्यार दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तीनों बैठकर बात कर ही रहे थे, तभी रूही की माँ ने आकर कहा, अरे तुम्हें सोना नहीं है क्या? देखो आधी रात हो गई। लाडो, कल कॉलेज नहीं जाना क्या? सुबह? हाँ पूर्वी, तू भी थक गई होगी, चलो सो जाओ। चलो माँ, कुछ देर और न, दिलजीत ने बड़े मन से अपनी माँ से कहा। तो उन्होंने रूही की तरफ देखते हुए कहा, खुद तो कभी हमारी बात मानी नहीं, अब इन्हें भी नहीं मानने देगा। माँ, इससे आगे दिलजीत को कुछ कहती उससे पहले ही पूर्वी बोली, अच्छा माताश्री, बस हम जा ही तो रहे हैं सोने, खुश रहो आप, कहकर वो तीनों बेमन से अपने अपने रूम में चले गए। अगले दिन रूही ने दिलजीत को देखते हुए कहा, जो इस समय शीशे के सामने खड़े होकर कभी बाल एक स्टाइल से कंघी करता और फिर खुद को निहार कर चेहरे के भाव को बदलते हुए बिगाड़ देता। ऐसा करते हुए उसे चंद मिनट हो गए थे। अरे भैया, इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? किसी गर्लफ्रेंड से मुलाकात है क्या? क्या रूथ, तू भी क्या कह रही है? सब तो पता है अपने भाई के बारे में, फिर भी ये बात कह रही है। पता तो है भैया, पर आपकी हरकतें देखकर कुछ ऐसा ही लगा तो बस। वैसे आप मुझे सच बता सकते हैं? आई शपथ, मैं किसी को नहीं बोलूँगी। जिसको बोलना है बोल दे। मैं अपने कॉलेज फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ तो जा रहा हूँ। ये अच्छा नहीं किया आपने, मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया। वैसे कितना अच्छा होता ना अगर आप अपनी बंदी मेरी भाभी से मिलने जा रहे होते तो। ये सुनकर दिलजीत ने रूही के कान पकड़ लिए। उसके कान पकड़ते ही एकदम से उसकी माँ बोली, ओए ये क्या कर रहा है? लाडो के कान क्यों पकड़े रखा है? खुद तो कभी किसी की सुनता नहीं, छोड़ उसके कान। रूही ने भी आउच करते हुए कहा, माँ देखो ना भैया को। अच्छा शैतान, कहकर दिलजीत ने माँ से कहा, माँ आपकी ये जो प्यारी लाडो है ना, लगता है कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है, सो इसके लिए भी लड़का देखो और पूर्वी दीदी की तरह इसे भी रफू चक्कर कर दो। रूही ने अपने कान छुड़ाते हुए कहा, देखा माँ, कैसे घर से बाहर निकालना चाहते हैं भैया मुझे, ये नहीं कि भाभी को ले आए। माँ गुस्से में भरी हुई फिर कुछ नहीं बोली और वहाँ से जाकर किचन में काम करने लगी। पूर्वी भी उन दोनों की नौटंकी वहीं बैठी देख रही थी। दोनों को चुप होता देख वो माहौल को बदलने के लिए बोली, बेटा जाना तो तुझे भी है ही एक दिन, और रही दिलजीत की बात, जैसे वो तेरे कान खींच रहा है ना, एक दिन उसके भी कान खींचने वाली आएगी, फिर देखेंगे कब तक नहीं सुनेगा उसकी। हाँ दी, ये हुई ना बात। रूही जोरों से हंसने लगी। हंसते हुए उसकी नज़र घड़ी पर गई। वो बोली, अरे क्या भैया, आपकी सेटिंग बिठाने के चक्कर में मैं लेट हो गई। अब कैसे पहुंचूंगी? चल मैं छोड़ देता हूँ फिर तुझे, मैं भी तो उसी तरफ जा रहा हूँ। ठीक है तो भैया आप चलो, मैं बैग लेकर आई। ठीक है, कहकर दिलजीत आंखों पर गॉगल्स लगाते हुए बाहर चला गया। माँ ने नाश्ता लगाते हुए कहा, लेकिन नाश्ता? तभी रूही ने एक पराठा उठाया और खाती हुई बाहर आ गई। दिलजीत पहले से ही उसका वेट कर रहा था। वो उसकी गाड़ी में आ बैठा। दिलजीत ने गाड़ी रूही के कॉलेज के सामने रोक दी। रूही स्पीड से उतरी और वहां से अंदर चली गई। दिलजीत ने गाड़ी अब आगे बढ़ाकर वापस मोड़ ली, क्योंकि उसकी डेस्टिनेशन पीछे ही थी। पर रूही लेट हो रही थी तो बस ले आया आगे। कुछ मीटर्स की दूरी तय करने पर रेड लाइट होने के कारण गाड़ी रोक दी। रोड वन वे ही था। गाड़ियों की भीड़ काफ़ी थी, सुबह का समय जो था। तभी दिलजीत के फ़ोन पर कॉल आई और वो कॉल में बिज़ी हो गया। इधर पीछे से कोई उसको बहुत देर से हॉर्न दे रहा था, पर कॉल पर बात करने की वजह से उसका ध्यान वहाँ नहीं गया। एकदम से किसी ने उसकी कार का शीशा बजाया। दिलजीत ने उधर देखा तो एक लड़की उससे शीशा नीचे करने के लिए कह रही थी। दिलजीत ने फ़ोन काटकर शीशा नीचे किया। वो जैसे ही कुछ बोलती उससे पहले ही दिलजीत ने उसे देखकर कहा, लगती तो अच्छे घर से हो, फिर भी भीख मांग रही हो। वाट, भीख? और मैं? यू नो नेभर। हाँ देखो ना, तभी तो ऐसे हाथ कर रखा है। उस लड़की ने एकाएक हाथ नीचे कर लिया और कहा, हेलो मिस्टर, तुम या तो पागल हो या कुछ चढ़ा कर आए हो। तभी तो तुम्हें एक भिखारी और मुझ जैसी सुंदर लड़की में गॉगल्स लगाकर भी फ़र्क नज़र नहीं आया। चाहे तो आंखें सही करवा लो, जाओ अंधे कहीं के। दिलजीत ने गॉगल्स नीचे करते हुए कहा, क्या कहा? अंधा? हाँ, और उसके साथ बहरे भी हो, तभी तो इतनी देर से हॉर्न बजा रही थी, पर तुम्हें सुनाई ही नहीं दिया।
अब जल्दी से अपनी गाड़ी हटाओ, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, पहले ही क्लास के लिए लेट हो गई हूँ। ये बात आराम से भी तो बोल सकती हो, इतने एटीट्यूड में बोलने की क्या ज़रूरत थी? एटीट्यूड माय फूड, चुपचाप गाड़ी हटाते हो या फिर मैं बताने से ज़्यादा करके दिखाने पर बिलीव करती हूँ। अच्छा, दिलजीत ने हंसते हुए कहा, तो दिखाओ। उस लड़की ने अगल बगल देखा, फिर वो झुकी और अपने हाथों में मिट्टी जो कि दलदली थी वहाँ से उठाई और उसकी गाड़ी पर लगाने लगी। ये देखकर दिलजीत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। वो गाड़ी से उतरा और कहा, ये क्या किया, अच्छी खासी गाड़ी खराब कर दी। हाँ, अभी तो यही किया है, पर आगे इससे भी बुरा कर सकती हूँ, चुपचाप हटाओ। दिलजीत को अब उस पर गुस्सा आ रहा था। उसने उस लड़की को उठाया और उसी कीचड़ में पटक दिया। अगर इतना ही पसंद है ना ये कीचड़, तो रहो इसी में और लो अपनी सेल्फी वेल्फी इसी में, कहकर वो वहाँ से जाने लगा। तभी उस लड़की ने अपना पैर उसके पैर के आगे अड़ा दिया, जिस वजह से दिलजीत एकदम से उसके पास वहीं कीचड़ में गिर गया। अकेले अकेले मज़े नहीं आ रहा था ना, तो आओ आप भी लेते हैं साथ में सेल्फी। पागल हो क्या तुम? दिलजीत ने कहा, तुमसे कम हूँ। आसपास के लोगों ने चारों तरफ भीड़ इकट्ठा कर दी और उनमें से कुछ महानुभाव तो मोबाइल से वीडियो भी बनाने लगे। वैसे अजब है ना आजकल के लोग, कुछ भी हो। खैर यहाँ तो इनकी ना समझी थी, वरना कहीं कहीं तो सीरियस घटना के समय भी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। गजब हाल है। खैर छोड़िए ये सब, यहाँ बेचारे दलजीत को पौन घंटा की मशक्क़त जो खुद को तैयार करने में लगी थी, चंद पलों में इस लड़की ने मिट्टी में मिला दी और ऊपर से आसपास के हंसतों लोगों ने उसके गुस्से में आग में घी डालने का काम किया। इधर रूही अपना फ़ोन गाड़ी में ही भूल आई थी। उसी ने फ़ोन किया था उस समय दलजीत के पास, जिसे लेने वो वापस आई। उसने कहा, टीना भैया आप साथ में? टीना ने उसको देखकर कहा, क्या कहा भैया, ये अंधा कम बहरा तेरा भाई है? यूं दिलजीत ने दांत भींचते हुए टेढ़ी नज़रों से टीना को देखते हुए कहा। टीना, भाई नहीं, ये मेरे भैया हैं। पर भैया, और तू ऐसे यहाँ कीचड़ में गिरे कैसे? और तूने अंधा बहरा क्यों कहा भैया को? ये बात तो तू अपने भैया से ही पूछे तो ज़्यादा अच्छा होगा, कहती हुई वो कीचड़ में से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन फिसलन की वजह से उठने की बजाय वो दिलजीत के ऊपर जा गिरी। ओए, संभाल नहीं सकती खुद को तो कोशिश क्यों करती हो? अंधा बहरा मुझे कहती हो, पर कम खुद भी नहीं हो। एक तो गलती की और ऊपर से मुझ पर ही सीना जोरी, ये कहाँ का न्याय है? अब अगर एक और शब्द कहा ना तो मैं। टीना बोली, खुद खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा है, बड़ी आई मैं वाली। आसपास के लोग अब इन दोनों पर और हंसने लगे। अरे बस करो आप सब, और यहाँ क्या कोई रामलीला चल रही है जो आए हो और तमाशा देखने लगे? ये तो नहीं कि इनकी मदद कर दें। अरे जब दर्द कम नहीं कर सकते हो तो बढ़ाने का काम तो मत करो कम से कम। सुनते ही वहाँ से लोग तितर बितर हो गए। वैसे कम आप दोनों भी नहीं हो, रूही ने दोनों को देखते हुए कहा। लोगों को मौका दे रहे हो खुद पर हंसने का। रूह, मेरा कोई इरादा नहीं था, वो तो ये। हाँ, जैसे मेरा तो बड़ा इरादा था, सीधे तौर पर आपसे गाड़ी हटाने को बोला था, पर नहीं। शांत, एकदम शांत, अब दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलेगा, समझे? कहकर रूही ने वहाँ से संभलते हुए उनकी तरफ बढ़कर उन्हें खड़ा किया। तभी दिलजीत ने बोला, कैसे कैसे दोस्त बना रखे हैं रूह तूने, जिनको बात तक करने की तमीज़ नहीं है। क्या कहा आपने? तमीज़ मुझ में नहीं है, जैसे आप में बहुत है। बीच रोड पर गाड़ी खड़ी कर दी, लोग देखो कितना हार्न दे रहे हैं, देखो। रूही ने गाड़ियों की ओर देखा और कहा, बातें शिकायतें बाद में, पहले आप अपनी कार हटाओ, देखो लोग कितनी आवाज़ें दे रहे हैं। ठीक है, मैं हटाता हूँ, दलजीत बोला। ये बात इतनी देर से मैं समझा रही थी, तब तुम्हारे समझ में नहीं आई, टीना बोली। तभी दिलजीत ने कहा, तुम्हें तो किसी और दिन देखूंगा, कहकर वो वहाँ से चला गया। उसके बाद टीना ने भी जैसे तैसे वहाँ से अपनी गाड़ी स्टार्ट करके कॉलेज तक ले आई। पार्किंग में एक साइड में गाड़ी लगाने के बाद दोनों बाहर आई। उधर से अभय भी जा रहा था। टीना को वहाँ देखकर वो भी वहाँ आया और बोला, क्या हाल बना रखा है ये तूने? लगता है होली से तेरा मन अभी तक नहीं भरा, जो ये हुलिया ली अभी तक घूम रही है। ये कहकर अभय हंस पड़ा। अभय को हंसता देखकर रूही को भी टीना के हाल पर हंसी आ गई। उसको हंसता देखकर टीना ने कहा, ये सब उस बंदर की वजह से हुआ है, छोड़ूंगी नहीं उसे तो मैं। दिलजीत के लिए बंदर सुना तो रूही ने कहा, टीना वो मेरे भैया हैं, एटलीस्ट बंदर तो मत बोल। और तू ही बता दे क्या बोलूँ तेरे भैया को, वो वर्ड ही सूट करता है। देखा ना क्या हाल कर दिया। क्या ये हाल इसके भाई ने किया तेरा? पर क्यों? रूही ने टीना के बोलने से पहले ही कहा, आपकी बहन है ना, ये कम थोड़ी है, इसी ने उकसाया था उनको, वरना वो ऐसा कभी नहीं करते।
क्या कहा? मैंने उकसाया, वो भी उस बंदर को? मेरा दिमाग थोड़ी ना खराब था। रूही ने फिर उसे घूरा तो इस बार अभय ने धीरे से कहा, भाई बंदर तो बहन बंदरिया। रूही ने कहा, क्या कहा तुमने? कुछ भी तो नहीं, मैं तो टीना से कह रहा था कि जाकर कपड़े साफ कर ले, नहीं तो लोग सोचेंगे जैसे तू कहीं से कुश्ती लड़कर आई है। हाँ भैया देखो, ऋषभ भी आ गया। ऋषभ का इस सब से क्या लेना देना? अरे वो मैंने कॉल की थी इसके पास, देखो लेकर आ गया। ऋषभ ने आकर कहा, हेलो गाइस, ले टीना तेरे कपड़े। एक मिनट तेरी पिक तो ले लूँ, बहुत अच्छा हुलिया बनाया है कसम से, जिसने भी बनाया है। कहते हुए फ़ोन के कैमरे से फ़ोटो निकालने ही वाला था कि टीना वहाँ से भाग गई। तभी रूही ने कहा, चलो ठीक है, मैं भी क्लास लेने जाती हूँ। एक क्लास तो मिस हो गई, ये वाली तो ले लूँ, कहकर वो भी वहाँ से चली गई। ऋषभ बहुत प्यार से रूही को जाते हुए देख रहा था। तभी अभय की नज़र उस पर गई। वो बोला, ओए ध्यान कहाँ है? भाई कितनी प्यारी लड़की है ये, कहते हुए उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। अभय ने उसके सर पर मारते हुए कहा, प्यारी नहीं आफत है, आफत, दूर रहे इससे तो अच्छा है। अरे भाई क्या बात कही है आपने, पर आपको पता नहीं क्या, मुझे तो आफत को गले लगाने में एक अलग ही मज़ा आता है। सो डोंट वरी। तभी अभय ने कहा, ओए गधे, जैसा तू सोच रहा है वो वैसे टाइप की लड़की नहीं है। अच्छा तो फिर किस टाइप की लड़की है? आपको बड़ा पता है लड़कियों के टाइप का, बोलो क्या बात है, कहीं आप भी तो। तू ना पागल है, तुझे कुछ काम नहीं है? पर मुझे है बहुत काम, चल मैं चलता हूँ, अभय बोला। ठीक है, मैं भी वो काम कर लूँ जो यहाँ करने आया हूँ। रूही टीना के साथ जैसे क्लास लेकर बाहर आई, उसकी नज़र एक रूम पर गई जहाँ अभय 3 लोगों के साथ एक तरफ चेयर पर बैठा था। रूही की नज़र जैसे ही अभय पर गई, वो पता नहीं क्या सोचकर उसकी तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी टीना ने उसका हाथ खींचा और पूछा, ओ हेलो मैडम, किधर? और किधर क्लास? क्लास? पर जहाँ तक मुझे लगता है अपनी क्लास तो उस तरफ है नहीं। अच्छा क्लास उस तरफ है? ओ हाँ क्लास उस तरफ है, टीना बोली। देख दिमाग तेरा घुमा हुआ है सुबह से, और उल्टी हरकतें मैं कर रही हूँ। देख रही हूँ मैडम, चल क्लास बाद में ले लेना, पहले कुछ खा ले, वैसे भी उस बंदर। रूही ने उसे घूरा तो टीना बोली, ओह सॉरी सॉरी, तेरे भैया ने सुबह सुबह बहस कर ऊपर वाला सारा माला ही हिला डाला, जिस वजह से मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, इसलिए चल पहले कुछ खा लेते हैं। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, बस मेरे साथ चल, कहकर टीना ने उसका हाथ खींचा और उसको कैंटीन की तरफ ले गई। वहीं दिलजीत बेचारा कीचड़ में सना हुआ अब दोस्तों की तरफ तो नहीं जा सकता था, इसलिए उसने गाड़ी घर की तरफ मोड़ दी और मन ही मन में टीना को खूब कोसा। वहाँ जैसे ही वो कैंटीन में पहुँचे, वहाँ ऋषभ पहले से ही बैठा था, जिसे देखते ही टीना रूही को लेकर उसके पास पहुँची और उससे पूछने लगी, भैया आप अभी तक गए नहीं? अच्छा ये सही है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अब आया तो तेरे काम से था, पर सोचा अपना भी कुछ भला करता चलूं। भला मतलब? टीना बोली। तू रहेगी फूकू की फूकू हुई। अरे यार इतने दिनों बाद इस कॉलेज में कदम रखा है तो सोचा इस कॉलेज की चाय ही पीता चलूँ, बहुत मिस किया है मैंने। जब अभय भाई और मैं एक साथ यहाँ से ग्रेजुएशन कर रहे थे तो एक भी दिन ऐसा नहीं होता था कि मैं यहाँ की चाय ना पीऊँ। रूही ने एकदम से कहा, ओ रियली? ऋषभ कुछ जवाब देता उससे पहले ही टीना ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या चाय? पता नहीं कैसे पी लेते हैं लोग इसे। टीना ने ऋषभ के बगल में बैठते हुए रूही का हाथ भी पकड़ा और बैठने का इशारा किया। रूही भी चुपचाप बैठ गई। टीना आगे बोली, वैसे आप चाय के अलावा कुछ और लेना पसंद करेंगे, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़ोरों से भूख लगी है ना रूही? ऋषभ ने कहा, तो ऐसा बोलना, पर चाय को भला बुरा मत बोल, क्योंकि ये बात सीधा दिल पर लगती है। हाँ पता है कितनी लगती है आपके दिल पर, कहते हुए टीना उसे देखकर हंसने लगी। अच्छा जोक्स छोड़ो, क्या खाओगी तुम दोनों? टीना रूही को देखकर बोली, बोलना। रूही टीना के कानों में धीरे से बोली, अरे मैंने तो पहले ही मना किया था ना, तुझे जो खाना है बोल दे। अरे खुसुर फुसुर क्या कर रही हो तुम दोनों? आज की डेट में कुछ बोलेंगी भी? क्योंकि मैं किसी को खिलाऊं ऐसा मौका रोज़ रोज़ किसी को नहीं देता। पता है बहुत कंजूस हैं आप, इससे पहले आपका मूड बदले जो आप खिलाना चाहे मंगवा दे। भूख लगी है, जो मिलेगा वही खा लूँगी, टीना बोली। ऋषभ ने छोटे को आवाज़ लगाई और खाने का ऑर्डर दे दिया। टीना के फ़ोन पर एक मैसेज आया। टीना ने जैसे ही ओपन किया वो इसे देखकर बोली, आप लोग शुरू करें, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, कहकर वो जैसे ही उठी, रूही ने उसका हाथ पकड़कर उससे बात करने का इशारा किया। टीना ने उसे देखकर कहा, बस यूं गई और यूं आई, आकर बात करते हैं ना।
रूही ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि टीना फ़ोन की तरफ देखते हुए वहाँ से बुलेट ट्रेन की रफ्तार में चली गई। ऋषभ रूही को अपने सामने अकेला देखकर खुश होते हुए बोला, अरे तुम तो कुछ बोल ही नहीं रही हो, इतना बुरा तो नहीं हूँ मैं कि तुम मुझसे बात भी ना करना चाहो। रूही ने तभी खड़े होते हुए कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो क्या है ना मेरी क्लास है तो मैं चलती हूँ, टीना आए तो आप बता देना उससे। ऋषभ ये मौका कैसे मिस कर सकता था, उसने कहा, अरे ऐसे कैसे, कहाँ चली, ऑर्डर दे दिया है, बस आता ही होगा खाना, वैसे भी खाने को छोड़कर जाना अच्छा नहीं माना जाता। विशाल के साथ अभय भी वहीं से जा रहा था। जिनकी नज़र ऋषभ पर गई तो वो दोनों भी वहीं मुड़ गए। विशाल अभय के साथ चलते हुए पूछने लगा, भाई अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये तो वही लड़की है ना जिसने आपको उस दिन थप्पड़। इससे आगे वो कुछ बोलता अभय उसकी तरफ देखकर मन ही मन बोल पड़ा, हाँ है तो वही, पर ये दोनों यहाँ एक साथ। चलिए देखते हैं ऋषभ अब कौन से नए ताने बाने बुन रहा है, इसकी भी आदत नहीं जाएगी, चिपकू है बिल्कुल नंबर 1 फ्लर्टी। विशाल ने कहा, कह तो तू सही ही रहा है, ये कभी नहीं सुधरने वाला। ऋषभ तक पहुँचते ही अभय कुछ बोलता उससे पहले ही रूही वहाँ से उसकी तरफ देखते हुए ऋषभ की बात को अनसुनी करते हुए निकल गई। ऋषभ तो बेचारा उसे जाते हुए देख ही रहा था, अभय भी उसी की तरफ देखने लगा। विशाल दोनों को उस तरफ देखता पाकर गले को खरांचते हुए बोला, लगता है मौसम का मिजाज बदलने लगा है। अभय ये सुनते ही सकपका गया और ऋषभ के कान खींचते हुए बोला, तू अभी तक गया नहीं, तुझे तो काम था ना। हाँ काम, अरे हाँ काम था तो सही, पर सोचा कुछ पुराने पल जी लिए जाए एक बार फिर से। क्यों, क्या कहते हो आप? फिर मतलब तनु वनु सीता गीता की याद आखिर तुझे यहाँ खींच ही लाई। अरे ये क्या कह रहे हो भाई आप, मैं नहीं जानता किसी तनु वनु सीता गीता को। अरे आखिर मेरा भी कुछ स्टैंडर्ड है ना, अगर जोड़ना ही है आपको नाम तो किसी ढंग के नाम से जोड़िए ना। अच्छा और वो क्या नाम होंगे? विशाल उसकी तरफ मुस्कुराता हुआ देख कर बोला, जैसे वो एलिना, सिया, रिया और देखो ना रूही भी तो हो सकती है ना। कहते हुए वो अभय की तरफ देखते हुए अपनी आई विंक करने लगा। विशाल उसकी पीठ थपथपाते हुए बोला, सही है बेटा, मज़े हैं तेरे, और काम ही क्या है तेरे पास। अब विशाल भाई ऐसे तो ना बोलो, और मेरा तो फिर भी ठीक है, पर आपके जिगरी यार की ईसा कहीं नहीं दिखी, वो कहाँ है? मेरा न सही भाई के तो साथ में है उनके। अबे बोलने से पहले सोच तो लिया कर, कब क्या चीज़ कहाँ बोलनी होती है। विशाल बोला, क्यों, ईसा तो भाई की। खबरदार ऋषभ, जो इससे आगे कुछ बोला तो, और रही बात ईसा की तो उससे मेरा कोई वास्ता ही नहीं है। अभय कड़क लहजे में बोला, ऐसे कैसे कोई वास्ता नहीं है? अरे होने वाले वकील साहब अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, हम दोनों की सेटिंग पर नहीं, कहीं पता चले आने वाले पेपर्स में आप लटके पड़े रहें। लास्ट ईयर है बेटा, संभल जा वरना। अरे उसकी फिक्र ना करें आप मेरी, और आप लोग भी ज़िंदगी हसीन है, पूरे लुत्फ़ उठाइए इसके, फिर कौन जाने कब क्या किसका हो जाए क्या पता। ओ ज्ञानचंद अब चुप, बिल्कुल चुप, एक तो पहले ही दिमाग खराब है और ऊपर से तेरी फिलॉसफी। क्यों, क्या हो गया भैया? व्हाट इज़ फियर, ऋषभ इज़ हियर। अब रोना तो इसी बात का है। विशाल बोला, विशाल भैया आप ही बता दीजिए। ऋषभ देख अपने इस भाई को, इसे और क्या टेंशन होगी, वही कैरियर और क्या। इसके पापा चाहते हैं कि ये अपनी पढ़ाई छोड़ छाड़ कर बिजनेस ज्वाइन कर ले, तो खराबी क्या है इसमें, मौज ही मौज है। कम से कम इस कमबख्त पढ़ाई से तो पीछा छूटेगा। तू नहीं समझेगा मेरा दर्द, तेरे थोड़े ना पापा। कहते हुए अभय रुक गया और अपने कहे शब्दों पर पछताने लगा। लेकिन ऋषभ ने तो बात सुनी, पर उसने ऐसे दिखाया जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तब तक छोटू खाना ले आया। ये देखकर ऋषभ सिर पीटने लगा और बोला, देखा ना भाई, आप सही ही कहते हो, ये लड़कियां कहीं का नहीं छोड़ती। क्यों, तेरे साथ क्या हुआ, किसमें इतनी मजाल जो तेरे साथ पंगे ले? हंसते हुए विशाल बोला, अरे है ना इनकी लाडली फुकू, कह रही थी जोरों की भूख लग रखी है, खाना मंगा दो, और वो रूही भी साथ ही थी। पर देखो क्या फ़ायदा, दोनों ही गायब, बिल फटवा गई मेरे सर बिना बात का। अरे वो नहीं है तो क्या हुआ, हम हैं ना, पैसे नहीं जाया जाने देंगे। कहते हुए विशाल खाने पर टूट पड़ा। अगले दिन कॉलेज की छुट्टी होने की वजह से रूही पूर्वी के साथ मार्केट में सामान लेने के लिए बाहर आई। शॉपिंग करते करते पता ही नहीं चला कब अंधेरा हो चला। पूर्वी ने उसे जल्दी सब खत्म कर घर चलने के लिए कहने लगी। रूही ने भी हामी भरते हुए वहाँ से कुछ और सामान लेने के बाद मार्केट से बाहर निकल ही आए थे
कि सामने दूर रोड के दूसरी तरफ देखते हुए रूही ने कहा, दीदी देखो ना आइसक्रीम वाला, चलो ना आइसक्रीम खाते हैं। पूर्वी ने उस साइड में देखा तो वहीं साथ में दारू का ठेका भी था, जिसे देखकर उसने कहा, नहीं रूही अभी नहीं, रात बहुत हो गई है, ये टाइम ठीक नहीं है, किसी और दिन। नहीं दीदी अभी खानी है ना, फिर आप कल चली जाएंगी, कहकर रूही उसका हाथ पकड़कर उस ओर खींचने लगी। पूर्वी जानती थी ये जो एक बार ठान लेगी वो करके ही रहती है। यही सोचकर पूर्वी ने कहा, अच्छा बाबा ठीक है, तू यहीं रुक, सामान का ध्यान रख, मैं तेरे लिए आइसक्रीम लेकर आती हूँ। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लाना। हाँ हाँ पता है मुझे, रुक मैं लाई। उसके बाद पूर्वी जैसे ही वहाँ पहुँचकर आइसक्रीम लेकर वापस आ रही थी, तभी एक आदमी ने दारू के नशे में जो पूरी तरह झूल रहा था उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। पूर्वी ने पीछे मुड़कर देखा तो वो उसको अजीब सी नज़र से ऊपर से नीचे तक देख रहा था। वो उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगी, पर वो आदमी अब पीछे से सामने आ गया और उसने उसका रास्ता रोका और लड़खड़ाते हुए बोला, ऐ किधर जा रही हैं? पूर्वी सीधे स्वभाव से बोली, देखो मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे जाने दो, कहकर वो जाने की कोशिश करने लगी कि तभी उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने हाथ लगाया दूसरे हाथ से आइसक्रीम भी गिर गई और वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। ऐसा करते हुए जब पूर्वी ने रूही की तरफ देखा तो वो अपने फ़ोन में बिजी थी, तो वो उसको आवाज़ लगाना चाहती थी, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी उसके हलक से आवाज़ बाहर नहीं आई। वो बेबस होकर आंखें मूंदे रोने लगी क्योंकि शराबी की पकड़ काफ़ी मजबूत थी। तभी पीछे से कुछ और शराबी वहां आ पहुँचे और उस आदमी से बोले, क्या माल मारा है तूने आज, 56 छुरी है ये तो। पूर्वी उनकी बातों को सुनकर रोने लगी और वहां से भागने को हुई तो दूसरा आगे आकर बोला, इतनी जल्दी भी क्या है रानी, कुछ घंटे रुक जा फिर चली जाना। तभी सामने से आवाज़ आई, इसके साथ बाद में बिताना, पहले मेरे साथ हो जाए कुछ लम्हों की सौगात। अरे हम में कौन सी कोई खराबी है, ए तू काहे को आ रेला है बीच में, ये छमिया हमारी है। कहते हुए वो पूर्वी को अपने साथ ले जाने लगे कि तभी उनकी तरफ बढ़ते हुए लड़के ने उस शराबी के मुंह पर एकदम से जोरदार घूंसा जड़ा और बोला, जब वो कह रही है छोड़ो तो समझ नहीं आ रहा, और ये छमिया छमिया क्या है, ढंग से तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, बड़े आए ले जाने वाले। इधर पूर्वी को गए बहुत देर हो गई तो रूही ने फ़ोन से नज़रें हटाते हुए आइसक्रीम वाले के यहाँ देखा, पर इस समय वहाँ कोई नहीं था। उसने अपनी नज़रें चारों तरफ दौड़ाई तो उसको पूर्वी रोती हुई नज़र आई और उसके बगल में लड़का 2-3 आदमी को ज़बरदस्ती पीट रहा था। रूही फ़ौरन वहाँ आई और उसने कहा, दीदी आप ठीक तो हो ना, आप रो क्यों रही हो, क्या हुआ? वो कहते हुए पूर्वी रूही को बताना चाहती थी पर उसने मुँह से कुछ न निकला। इधर वो शराबी पीटने के बाद फ़ौरन वहाँ से गिरते पड़ते भाग निकले। वो लड़का पीछे मुड़ा तो रूही ने देखा और कहा, ऋषभ जी आप? रूही कहकर उसका ध्यान पूर्वी पर गया जो अभी बस जैसे मिचलाई आंखों से गिरने ही वाली थी, लेकिन ऋषभ ने आकर उसको फ़ौरन संभाला, पर पूर्वी अब तक बेहोश हो चुकी थी। ऋषभ खुद पैरों के बल बैठा और पूर्वी को अपने बाहों में संभालते हुए रूही से कहने लगा, रूही तुम जल्दी जाओ, वो सामने मेरी गाड़ी है उसमें से पानी की बोतल लेकर आओ। रूही फ़ौरन जैसे ही वहां पहुंची तो देखा गाड़ी में सामने वाली सीट पर अभय बैठा हुआ था, तो उसने गाड़ी का शीशा बजाया तो अभय का ध्यान भी उसकी ओर गया। उसने कार का शीशा नीचे किया तो रूही ने उससे कुछ नहीं कहा बल्कि सामने रखी पानी की बोतल उठाई और वहां से दौड़ पड़ी। अभय को उसका बिहेवियर कुछ अजीब लगा, वो फ़ौरन कार से उतरा। इधर ऋषभ पूर्वी को संभाले बीच रोड पर एक तरफ बैठा था। उसका ध्यान पूर्वी के चेहरे पर था। 2 पल वो उसके चेहरे में खोसा गया। पूर्वी के चेहरे पर आते बालों को कान के पीछे किया और फिर उसको प्यार से देख रहा था। आप लोग तो जानते ही हो ना, हमारे ऋषभ की सबसे बड़ी कमज़ोरी लड़की है, और लड़की उसकी बाहों में है तो वो क्यों नहीं निहारे। लेकिन इस बार कुछ अलग सा एहसास हो रहा था, शायद उसे, जो उसे पहले कभी नहीं हुआ था। पूर्वी के चेहरे में उसे बहुत मासूमियत नज़र आ रही थी। तभी रूही ने आकर ऋषभ की तरफ बोतल बढ़ाकर कहा, ये लीजिए पानी। तभी उसका ध्यान भटका और उसने तुरंत ही उसके हाथ से पानी की बोतल ली। इधर रूही का पीछा करता हुआ अभय वहां पहुंचा। उसने ऋषभ को पूर्वी की बाहों में यूं बेहोश देखा तो उससे जाकर बोला, अब कौन सा नया सीन कर दिया तूने? ऋषभ ने कहा, भाई मैंने कोई सीन नहीं किया, बल्कि मैंने तो सीन होने से बचाया है। मतलब? रुको आपको सब बताता हूँ अभी, कहकर उसने बोतल खोली और उसके चेहरे पर कुछ पानी की बूंदें डाली। पूर्वी को होश आ गया।
रूही ने उसे होश में आते देखा तो सहारा देते हुए पूर्वी को बैठाते हुए कहा, दीदी आप ठीक तो हैं ना? तभी ऋषभ ने कहा, तुम इनसे मत पूछो, मैं बताता हूँ ना, कहकर उसने सारी बात कह सुनाई अभय और रूही को। रूही ने कहा, थैंक यू ऋषभ जी। पूर्वी ने भी थैंक यू किया और पूछने लगी, रूही तू इनको कैसे जानती है? रूही ने कहा, दीदी ये टीना के दोनों भाई हैं। ओह अच्छा, थैंक यू। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मैं उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करती। ऋषभ ने बहुत प्यार से कहा, अरे आप कैसी बातें कर रही हो, वैसे भी इसमें थैंक यू कैसा? मेरी जगह कोई और होता तो शायद वो भी वही करता। वैसे भी आइंदा अपने आप को यूँ कमज़ोर ना बनाए, डर कर मसले हल नहीं होते, डट कर सामना करें। अरे वो तो सुना ही होगा ना आपने, क्या हिम्मते बंदा तो मददे खुदा। बिल्कुल सही कहा आपने, आगे से ध्यान रखूंगी। अभय ने कहा, चलो आज कम से कम रिशु तूने कोई अच्छा काम तो किया, वरना सारे काम तो तू उल्टे ही करता है। अरे भाई आप तो मुझे हमेशा हल्के में लेते हैं, वरना आपका भाई भी कुछ कम नहीं है, ऋषभ बोला। जानता हूँ तुझे अच्छी तरह से, कोई जाने ना जाने मैं जानता हूँ। चलो अब दोनों चलते हैं, कहकर पूर्वी और रूही वहाँ से जाने लगी। तभी ऋषभ ने कहा, भाई आपको नहीं लगता हमें इन्हें घर तक छोड़ना चाहिए? अरे मेरा मतलब रात भी देखिए हो ही चुकी है, रास्ता सुनसान है। अभय ने उसके सर पर हाथ मारा और उससे कहा, तू ना लाइन मारने का एक भी बहाना छोड़ मत दियो। वैसे कुछ भी कह, बात तो सही कह रहा है इस बार तो। रुक कर अभय ने उन दोनों तक पहुंचकर कहा, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो आप हमारे साथ चलिए, हम आपको घर तक छोड़ देंगे, क्योंकि अंधेरा काफ़ी हो गया है। रूही ने पूर्वी की हालत देखते हुए चुपचाप हामी भर दी। वो दोनों चुपचाप गाड़ी में आकर बैठ गए। अभय गाड़ी ड्राइव कर रहा था और उसके बगल वाली सीट पर ऋषभ बैठा था। रूही का ध्यान अपनी दीदी पर ही था। उसने कहा, दीदी आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी ना मैं आपसे आइसक्रीम की जिद करती, ना ये होता, मैं ही पागल हूँ। कहते हुए रूही की आंखें नम हो गई। तभी पूर्वी ने कहा, तू ना पागल है, देख मैं तो तेरे लिए आइसक्रीम भी नहीं ला पाई और तू सॉरी भी बोल रही है। तभी ऋषभ ने अभय के कान के पास जाते हुए कहा, भाई देखो बहनों का प्यार, इन्हें देखकर मेरी आंखों में तो आंसू आ गए। अभय ने उसके माथे पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, चल ड्रामेबाज। ऋषभ ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कहकर उसने अभय से कार रोकने का इशारा किया। अभय ने कार रोकी। ऋषभ कार से उतरा और फौरन 4 आइसक्रीम ले आया और लाकर कहा, ये लो। पूर्वी ने कहा, इसकी क्या ज़रूरत थी? अरे कोई नहीं, लीजिए, कहकर उसने पहले पूर्वी को फिर रूही को आइसक्रीम दी। उसके बाद वो कार में आकर बैठा और हाथ में बची आइसक्रीम में से एक अभय की तरफ बढ़ा दिया। अभय ने उसे घूर कर देखा। अभय की तरफ आइसक्रीम बढ़ाता हुआ ऋषभ बोला, घूरिए नहीं, खा लीजिए भाई, नहीं तो पिघल जाएगी। घूर? मैं कहाँ घूर रहा हूँ, खाऊंगा तब ना जब तू देगा मुझे। मेरी तरफ बढ़ा करके अपनी तरफ कर लेता है, अब अगर खुद ही खानी है तो नाम क्यों कर रहा है? खा ले इसे तू भी रिशु, मुझे नहीं खानी। उन दोनों की बातें सुनकर दोनों खाते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगी। नहीं नहीं भाई, लो ना आप खाओ, क्या करूं, आदत से मजबूर हूं ना। जब तक माहौल खुशनुमा नहीं होता दिल में अजीब सी बेचैनी रहती है। बैक सीट पर नज़र डालते हुए जहां पूर्वी और रूही मुस्कुराते हुए आइसक्रीम खा रही थी, बोला, अब सब ठीक है तो लीजिए खाइए, और अब तो आपको एक नहीं बल्कि मैं अपनी भी दे दूंगा, लीजिए। उसने सर पर हल्की सी थपली मारते हुए बोला, नहीं अपनी तू ही खा, हर मिनट गिरगिट की तरह रंग बदलता है, तुझे समझना आसान कतई नहीं है, अभय बोला। हाँ वो तो है, मुझे समझने में जन्मों लग जाएंगे आपको भाई, पर फिलहाल मुझ पर रिसर्च न करें बल्कि अपनी आइसक्रीम पर फोकस कीजिए, वरना पिघल कर मेरी तरह ये भी आपको चिढ़ाएगी। तू कभी नहीं सुधरेगा है ना? कोशिश भी मत करिएगा, क्योंकि हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। इधर दिलजीत इधर से उधर चक्कर काट रहा था। माँ से कई बार पूछा रूही और पूर्वी के बारे में, पर उनका गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है, इसलिए शायद उन्होंने पलटकर कोई जवाब ही नहीं दिया। उन दोनों का फ़ोन नॉट रीचेबल बता रहा है। खुद पर गुस्सा होते हुए दिलजीत बोला, क्या ज़रूरत थी तुझे आज जाने की, कभी फिर मिल लेता दोस्तों से, पर नहीं, आज ही जाना था ना तुझे। कहाँ हैं दोनों, सुबह से निकली हुई हैं, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, और ऊपर से जीजू का फ़ोन बार बार आ रहा है, क्या जवाब दूँ उन्हें? मैं तो पागल हो जाऊँगा। तभी बाहर से गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। ये सुनते ही वो बाहर की तरफ बढ़ा। लगता है आ गई दोनों।
जैसे ही वो गेट पर पहुंचा तो वो थोड़ा झुंझलाया और अभय और ऋषभ को देखकर सोचने लगा, ये दोनों कौन है, पहले तो कभी नहीं देखा इन्हें। इस समय दी और रूह इनके साथ इनकी गाड़ी में, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, सोचते हुए वो गाड़ी तक आ पहुंचा। ऋषभ ने बाहर आकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला। पूर्वी और रूही दोनों बाहर आ गईं। दिलजीत ने एक नज़र भर ऋषभ की तरफ देखा और फिर रूही के हाथों से सामान लेते हुए कहने लगा, इतनी देर कहाँ लगा दिया आपने? अरे वो बस आते आते हो गई देर, मार्केट में समय कहाँ पता चलता है। अभी पूर्वी ने इतना ही कहा था कि ऋषभ का फ़ोन बज उठा, जिसे सुनकर दिलजीत हैरानी से उसे देखने लगा। और देखता भी क्यों ना, रिंगटोन तो सुनिए आप भी, अगर वहाँ होते तो कुछ ऐसा ही रिएक्शन देते। कुड़ियों का नशा, प्यारे नशा सबसे नशीला है, जिसे देखो यहाँ वो हुस्न की बारिश में गीला है। इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। अभय भी गाड़ी से बाहर निकलते हुए उसके पास बढ़ते हुए बोला, जनाब उठाने का क्या लेंगे, क्यों किरकिरी करा रहे हो यार, ऐसी रिंगटोन सिर्फ तू ही लगा सकता है रिशु। हाँ हाँ भाई, बस उठा ही रहा था कि फ़ोन कट गया। जब ऋषभ की नज़र फ़ोन पर पड़ी तो कॉल किसी टेलीकॉम कंपनी की थी, जो दिन भर उसे परेशान करती थी। उसके बाद अपने जबड़े भींचते हुए कहा, ये साला मरवा के छोड़ेंगे, थोड़ी बहुत इज्जत थी वो भी गई। लगता है आप कंपनी वालों को रात में भी चैन नहीं है। बेटा आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, गया तू तो मेरी ब्लैक लिस्ट में, अब करना मुझे फ़ोन, घंटा मिलूंगा। उधर दिलजीत उन दोनों की तरफ देखते हुए पूर्वी से इशारों में पूछने लगा, कौन है ये दी आप इनके साथ? वो ये ना अपनी रूह की फ्रेंड के भाई हैं। रूह की फ्रेंड? हाँ वो टीना है ना, याद है आपको? नहीं मुझे तो नहीं याद है, कौन टीना? अरे भैया वही जो कल सुबह मिली थी आपको कॉलेज के बाहर। बाहर कौन मिली थी, मुझे कुछ याद नहीं। अरे ऐसे कैसे भूल गए आप, टीना वही है जिसने आपको कल कीचड़ में। समझ गया, आगे कुछ मत बोल। और मन ही मन बोला, देखते ही समझ जाना चाहिए था, जैसी बहन छिछोरी वैसे ही भाई। एक तरफ बहन का दिमाग खिला हुआ और दूसरी तरफ भाई का कैरेक्टर ढीला। भाई आज इन्होंने हमारी काफ़ी मदद की है, कहते हुए रूही ने सारी बातें जैसे ही बतानी चाहिए, तभी रूही की माँ की आवाज़ आई, सारी जांच पड़ताल आज ही कर लेगा, अंदर नहीं आने देगा, थक गई होंगी मेरी बच्चियाँ। हाँ आ रहे हैं माँ, कहते हुए पूर्वी ने कहा। तभी अभय ने कहा, चलो हम भी चलते हैं, क्यों ऋषभ? तभी पूर्वी ने कहा, अब आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो चाय पीते हुए जाइए। वैसे बता दूँ हमारी रूही चाय बहुत अच्छा बनाती है। हाँ वो बात अलग है कि सिर्फ चाय ही बनानी आती है इसे। रूही ये सुनकर सोचने लगी, दीदी तारीफ कर रही हो मेरी या इंसल्ट, समझ नहीं आया। दिलजीत बोला, लेकिन इन्हें तो देर हो रही होगी ना, तो चाय? ये सुनकर ऋषभ ने कहा, अरे चाय तो हम कभी नहीं छोड़ते, क्यों भाई? तभी अभय ने दांत भींचते हुए कहा, नहीं किसी और दिन। इन्होंने सही ही कहा है ना ऋषभ, देखो हमें देर हो रही है, चलो गाड़ी में बैठो। तभी ऋषभ ने उसकी बात को काटते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे किसी और दिन भाई, आपने सुना नहीं क्या कि कल किसने देखा? कोई काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्यों रूही जी, सही कहा ना मैंने? रूही ने भी हंसते हुए हामी भर दी। ऋषभ की बात के आगे अभय भी कुछ कह नहीं पाया, वो दोनों अंदर आ गए। पूर्वी ने उनका परिचय अपने मम्मी पापा से करवाया, उन्होंने दोनों को नमस्ते किया। रूही ने कहा, पापा आज इन लोगों ने हमारी बहुत हेल्प की, कहते हुए उसने उन्हें सारी बात बता दी। तभी दिलजीत ये सुनते ही पूर्वी और रूही के पास आया और कहा, आप ठीक हो ना दोनों? दोनों ने हामी भरी और पूर्वी ने कहा, सब ठीक है भाई, आप दोनों को ऐसे अकेले जाने की ज़रूरत क्या थी? आप लोग मुझे बता देते, मैं चले जाता, अगर भगवान ना करे कुछ हो जाता तो? तभी उसकी माँ ने दिलजीत पर ताना कसते हुए कहा, कैसे और कब करेगा कोई किसी की हिफाजत? अगर इतनी ही हिफाजत करने का शौक था तो गया ही क्यों था घर छोड़कर? सबको बातें समझ आई सिवाय अभय और ऋषभ के। तभी पूर्वी ने बात को बदलने के लिए कहा, माँ हम सब ठीक हैं ना, तो अब इन बातों का क्या मतलब? तभी दिलजीत ने अभय और ऋषभ की तरफ बढ़ते हुए उन्हें थैंक यू किया और वहाँ चुपचाप एक तरफ बैठ गया। उनकी माँ उनके लिए पानी ले आई और रूही चाय बनाने चली गई। माँ ने पानी देते हुए कहा, हाँ बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं तो कौन आज इस कलयुग के समय में किसी की मदद करता है सिवाय तमाशा देखने के।
हाँ सही कहा साक्षी जी ने, वैसे बेटा करते क्या हो तुम दोनों? तभी अभय ने कहा, अंकल हम दोनों अभी स्टडी ही करते हैं। वो यूं ही बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी डोरबेल बजी। ये सुनते ही दिलजीत दरवाज़ा खोलने गया। दरवाजे पर समीर था। उसे देखकर दिलजीत ने कहा, अरे जीजू आप आओ ना। हाँ जीते, मैं कब से फ़ोन मिला रहा हूँ, तुझे जवाब ना मिला तो सबके पास मिलाया, पर कोई उठा क्यों नहीं रहा है? सब ठीक तो है ना? हाँ जीजू सब ठीक है, आप आ जाएं अंदर। कहता हुआ वो जैसे ही अंदर आया उसे ऋषभ और अभय बैठे दिखाई दिए। अभय को देखते ही उसका खून खौल गया, पर खुद पर जैसे तैसे नियंत्रण रखते हुए उन्हें देखकर दिलजीत से कहा, ये कौन है? तभी दिलजीत ने कहा, ये ना रूही की फ्रेंड के भाई हैं। रूही और पूर्वी दी को घर तक छोड़ने आए थे। ये सुनकर तो समीर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन उसने झूठी हंसी हंसते हुए सत्यम और साक्षी को नमस्ते करते हुए उनके पैर छुए और उसके बाद उन दोनों से हाथ मिलाया। तभी दिलजीत ने उन दोनों को उनका इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, इनसे मिलिए, ये हैं हमारे जीजा, आई मीन पूर्वी दीदी के पति यानी हमारे जीजा जी। यह सुनते ही ऋषभ के मुंह से पानी का घूंट जो अंदर लिया था बाहर आ गया। क्या कहा आपने? आपके जीजा के जीजा जी, आई मीन आपके जीजा जी? समीर ने जवाब दिया, जी मैं हूँ इनका जीजा जी। ऋषभ ने धीरे से कहा, लगा ही नहीं था कि पूर्वी जी शादीशुदा हैं, जो सिर्फ अभय को सुनाई दिया। आई मीन इन्हें देखकर कौन कहेगा ये शादीशुदा है, रहती भी तो सिंपल है। वैसे कुछ भी कहो, है तो स्मार्ट। चलो सही है, शादी हो गई इनकी। तभी अभय ने उसको चपत देकर चुप रहने का इशारा किया। इधर रूही एकदम खुश होती हुई आई और बोली, लो जी चाय तैयार है। लेकिन जैसे ही उसका ध्यान समीर पर गया उसकी हंसी कहीं गायब हो गई। इस बात पर किसी का ध्यान नहीं गया सिवाय ठीक सामने बैठे अभय के, पर उसने ज़्यादा इस बात पर गौर नहीं किया। रूही अंदर से हिल गई। तभी साक्षी ने कहा, बेटा वहाँ क्यों खड़ी है, आना चाय दे सबको। रूही ने आगे बढ़कर पहले सत्यम को, फिर साक्षी और दिलजीत, पूर्वी को और फिर अभय को चाय दी। समीर ऋषभ की बगल में आ बैठा था। समीर रूही का अपने पास आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन रूही जैसे ही ऋषभ तक पहुंची तो ऋषभ ने ट्रे से 2 कप उठाते हुए कहा, अरे रूही जी आप कितना काम करेंगी, लाओ समीर जी को मैं चाय दे देता हूँ। ये सुनकर रूही की जान में जान आई और वो बोली, थैंक यू ऋषभ जी। ऋषभ ने भी कहा, अरे इसमें थैंक यू कैसा? कहते हुए उसने चाय का घूंट पिया और कहा, अरे वाह चाय तो सच में बहुत अच्छी है, सही ही कहा था आपने। इतने में अभय ने भी चाय पी। उसने भी आज से पहले ऐसे चाय नहीं पिया था। अभय भी तारीफ करना चाहता था, लेकिन उसने चुप रहना ही सही समझा। इधर रूही पूर्वी की बगल में बैठ गई। उसके चेहरे पर एक अलग सी बेचैनी थी। सब हंस हंस कर बात कर रहे थे। सामने समीर बैठा उसको घूरे जा रहा था। रूही को उसकी ऐसे नज़र से नफरत थी, लेकिन वो भी बर्दाश्त करने को मजबूर थी। इस समय अभय की उस पर नज़र गई तो वो उसकी आंखों की बेचैनी को समझ नहीं पा रहा था। ऋषभ ने अभय को रूही को ऐसे देखते हुए देखा तो धीरे से बोला, क्यों भाई, लड़की पसंद है तो आप रख लो। ये सुनकर अभय के हाथ से चाय का कप एकदम से हिल गया और उसकी शर्ट पर कुछ बूंदें गिर गई। अभय अपनी शर्ट को देखते ही ऋषभ को घूरने लगा, क्योंकि कह तो कुछ सकता नहीं था। तभी ऋषभ ने भी मौका बनाने के लिए बोल दिया, अरे भाई आपकी शर्ट पर चाय गिर गई। ओहो रूही जी, जाकर ये साफ करवा दीजिए ना, कहीं दाग न लग जाए। रूही ने कहा, जी चलिए। रूही भी बस वहाँ से जाना चाहती थी, इसलिए वो भी तुरंत खड़ी हो गई। साक्षी ने कहा, हाँ बेटा जाओ, साफ हो जाएगा अभी तो। ऋषभ ने धीरे से कहा, भाई जाओ, मौका दे दिया आपको। अभय ने एकदम से ऋषभ के हाथ पर चोटी काटी। अरे भाई क्यों धज्जियाँ उड़ा रहे हो, मौका क्या दिया, चौका भी मुझ पर मार रहे हो। यहाँ नहीं, वहाँ। रूही की तरफ इशारा करते हुए ऋषभ बोला। रूही ने फिर से कहा, जी चलिए। अभय रूही को देखकर उसके पीछे हो लिया। रूही ने बाथरूम के दरवाजे पर खड़े होकर कहा, जाइए कर लीजिए साहब। अभय बाथरूम में चला गया। इधर समीर भी बहाना बनाकर रूही के पीछे आया और अभय को बाथरूम में देखकर मौके का फ़ायदा उठाता हुआ उसका हाथ जोर से पकड़ते हुए कहने लगा, बड़ा शौक है ना तुम्हें अनजान लोगों को घर लाने का। रूही ने कहा, हाथ छोड़िए मेरा, कोई देख लेगा तो सही नहीं होगा। अरे जब 2 अनजान लोगों के साथ कार में बैठकर आ सकती हो तो हम तो तुम्हारे अपने हैं। कहते हुए वो उसके और पास आ गया। रूही उसको दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर वो अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी उसको दूर नहीं कर पा रही थी। उसके पास रोने के अलावा कुछ ही नहीं हो पा रहा था। जैसे ही समीर उसके गालों पर अपना हाथ लगाने जा रहा था
कि अभय एकदम से बाहर आ गया। समीर ने अभय को देखकर नॉर्मल बिहेव करते हुए कहा, अरे रूही कुछ खा लिया करो, देखो गाल कैसे हो गए हैं सूख के। अभय ने रूही की तरफ देखा जो समीर से दूर होकर अपनी आंखों के किनारे साफ कर रही थी। उसके बाद वो तुरंत अपना हाथ समीर से छुड़ाकर वहाँ से चली गई। अभय को ये कुछ अजीब सा लगा। इतने में समीर ने कहा, चलो भाई। अभय समीर के साथ बाहर आ गया। तभी ऋषभ ने कहा, भाई चलें? उसके बाद उन दोनों ने सबसे विदा ली और दोनों जाने लगे। तभी अभय ने अपनी इधर उधर नज़र दौड़ाई। ऋषभ ने अभय से कहा, भाई अकेले भेजकर भी अच्छे से दर्शन नहीं किए, जो अभी भी ढूंढ रहे हो, लगता है सब मुझे ही सिखाना पड़ेगा आपको। अभय ने उस समय तो कुछ नहीं कहा क्योंकि अभी दिलजीत उनसे कुछ ही दूरी पर था। बाकी लोग गेट पर ही रुक गए, इसलिए वैसे उसका ध्यान ऋषभ की बातों पर तो था, पर फिलहाल उसका मन तो कुछ और ही सोच रहा था। इसलिए उसने उसे आंख दिखाई, जिसे देखकर ऋषभ मुंह पर उंगली रखते हुए चुप हो गया। वो गाड़ी का गेट खोलकर गाड़ी में बैठ गया। ऋषभ के बैठने के बाद दिलजीत की तरफ, अच्छा तो हम चलते हैं, कहते हुए उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी और फिर वहाँ से वो चल दिए। कुछ ही देर में वो मेन रोड पर थे, खुली हवाओं के झोंकों के बीच। अभय बिना किसी भाव के गाड़ी चला रहा था। उसने एक बार भी ऋषभ की तरफ नहीं देखा। उसको ऐसे खोया हुआ देखकर ऋषभ को कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि आज से पहले उसने कुछ भी बोला होता था तो उसको पूरा जवाब मिलता था, लेकिन आज ये पहली बार था कि उसको अभय ने कुछ जवाब नहीं दिया था। चलो जवाब नहीं दिया तो फिर ठीक है, लेकिन ये ऐसे घोर तपस्या वाले तपस्वी रूप में क्यों आ गए हैं? सुबह से ही कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, तो क्या हुआ अगर ये तपस्वी बन गए? मैं हूं ना मेनका, ले आऊँगा आपको पहले वाले अवतार में, क्योंकि आप मुझे डांटते और हंसते हुए ही अच्छे लगते हैं। ऋषभ ने उसके ध्यान को तोड़ने के लिए उसके चेहरे के सामने अपना हाथ हिलाया। अभय का ध्यान अचानक टूटा तो उसने कहा, भाई क्या हुआ, बहुत चुप चुप हो, कुछ तो बोलो यार, कहीं आपकी चुप्पी हार्ट अटैक ही ना करा दे मेरे को, देख लो। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, और ध्यान मत भटका, एक्सीडेंट हो जाएगा। और वैसे भी मेरी चुप्पी का तेरे हार्ट से क्या लेना देना? अरे ऐसे कैसे नहीं लेना देना, गहरा ताल्लुक है इस मुअक्किल दिल का आपसे, माई लॉर्ड। नौटंकी करते हुए ऋषभ बोला, जिसे सुनकर अभय थोड़ा मुस्कुराया और फिर कुछ सोचते हुए बोला, यार तू कोर्ट में केस कैसे लड़ेगा? मतलब तुझे तो किसी नाटक कंपनी में होना चाहिए। बेचारे किसी सीरियस वकील के पेट पर लात मारेगा, कहकर वो फिर सामने नजर कर ड्राइव करने लगा। ऋषभ बोला, लेकिन भाई वैसे काफ़ी प्यारी फैमिली है उनकी। फैमिलीज प्यारी ही होती है, अभय बोला। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा रूही जी कैसी लगी आपको? मतलब आप तो उन्हें पहले से ही जानते हैं ना, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। वैसे इस मामले में मैं गलत हो भी नहीं सकता। मैं कहाँ जानता हूँ, वो तो कॉलेज में मिल जाती है। मिल जाती है तो मिल ही जाती होगी। कैसी लगती हैं वो आपको? लगती हैं का क्या मतलब, जैसे बाकी लड़कियां हैं वैसे ही हैं? नहीं, पहले तू एक बात बता ऋषभ, तेरी सुई हमेशा ऐसी बातों पर आकर क्यों रुक जाती हैं? इधर रूही अपने रूम में थी। उठकर उसने दरवाज़ा कसकर बंद कर लिया ताकि समीर अंदर न आ पाए। वो बेड में मुंह दबाए रोए जा रही थी कि तभी रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ। रूही ने कांपती सी आवाज़ में कहा, कौन है? अरे मैं हूँ रू। हाँ दी आई, कहते हुए वो पलटी और आईने के सामने जाकर अपनी आंखों के किनारों को साफ करती हुई हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए बेड से दुपट्टा उठाते हुए वो डोर की तरफ बढ़ी। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने समीर अपने दांत दिखाते हुए बेशर्मों की तरफ मुस्कुरा रहा था। इससे पहले रूही अपना गुस्सा उतारने के लिए कुछ कहती, पूर्वी समीर के पीछे से सामने आते हुए रूही के सामने खड़े होकर उसकी आंखों में झांकने की कोशिश करने लगे। रूही पूर्वी से अपनी आंखें चुराने लगी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि पूर्वी को पता चले कि वो अभी रोई थी। तभी समीर ने पूर्वी की तरफ कुछ इशारे करने के बाद रूही के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, अरे साली साहिबा क्या हुआ आपको, जो आप हमारे हाथे ही ऐसे रूम में आकर कैद हो गए? रूही को उसका यूं छूना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर पूर्वी को सामने खड़े देख फीकी सी हंसी हंसते हुए समीर का हाथ अपने कंधे से झटकते हुए बोली, अरे कुछ नहीं है दी, जैसा आप लोग समझ रहे हो। वो तो बाजार में पैदल चलने के कारण बस थक गई थी तो आंख लग गई। देखो ना समीर, पता नहीं क्या हो गया है इसे, आजकल बहुत अजीब बिहेव कर रही है। कोई आंख वाँख नहीं लगी थी इसकी। और तू बता, मुझे बाजार जाने से कब थकने लगी तू? पहले तो तू आके कितनी बातें करती थी, सबको घूम घूम कर लाया सामान दिखाती थी, पर देखो इसे अब गुमसुम गुड़िया बनी बैठी है यहाँ चुपचाप।
अब आप ही समझाओ इसे, इसलिए तो आपको मैं यहाँ लाई हूँ। हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, हमें भी तो जाने आखिर क्या चल रहा है इनके दिमाग में। आप जाकर फ्रेश हो लीजिए, तब तक हम बात कर लेते हैं रूह से। ये शायद आपको बताना नहीं चाहती होंगी, पर देखना हमें ज़रूर बता देंगी। क्यों साली साहिबा, सही कहा ना, आखिर इनकी ही वजह से आज रात हम यहाँ रुके हैं। अरे मेरा मतलब था कि इनके साथ हंसी ठिठोली करने के लिए। रूही ने कुछ नहीं कहा, वो पूर्वी की तरफ देख रही थी। अच्छा ऐसी बात है तो मैं चलती हूँ फिर। ये सुनकर रूही ने पूर्वी का हाथ पकड़ा और घबराते हुए कहा, दीदी आप कहाँ जा रही हो? अरे तुम बात करो ना अपने जीजू से, यही हूँ मैं, बस नीचे तक ही तो जा रही हूँ। हाँ साली साहिबा, जाने दो इन्हें, हम हैं ना आपके पास। पूर्वी के जाते ही समीर ने दरवाज़ा बंद कर दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? ये सही नहीं है, शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब करके? क्या सही नहीं है और कैसी शर्म? तुम्हारा अनजान लोगों के साथ आना सब सही है, पर मेरा यहाँ तुम्हारे पास आना सही नहीं। ये कैसा इंसाफ है? कहते हुए उसने रूही का हाथ पकड़ लिया एकदम से। तभी दरवाज़ा बजा। रूही ने फौरन जाकर दरवाज़ा खोला। अरे जीजू ये लो, कब से ये आपका फ़ोन बज रहा है? फ़ोन देते हुए दिलजीत ने कहा। रूही की बड़ी धड़कनें एकदम विराम हो गई। वो खुद को सुन्न सा महसूस करने लगी। उसे खुद से घिन आने लगी। वो वैसे कभी इस जैसे इंसान से प्यार कर सकती थी जो इतना नीच है? उसे खुद के लिए बुरा लग ही रहा था, पर पूर्वी के बारे में सोचकर वो और घबरा सी गई। समीर दिलजीत से फ़ोन लेकर बाहर आकर फ़ोन पर बात करने लगा। दिलजीत जाने के लिए मुड़ा कि तभी रूही विचार मग्न सी उसके पीठ से लगकर अपने दोनों हाथों से उसे जकड़कर रोने लगी। दिलजीत रूही को ऐसे रोते देखकर एकदम घबरा गया और पीछे पलटते हुए रूही के हाथों को अपने हाथों में लेता हुआ उसे बेड पर बिठाया और खुद वहीं साथ में बैठकर उसके चेहरे से आंख में आते आंसुओं को साफ करते हुए बोला, क्या बात है रूह, तू रो रही है? किसने क्या कहा तुझसे? बता, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। रूही को कुछ समझ नहीं आया। वो चुपचाप शांत होने की कोशिश करने लगी। रूह बोली, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? देख, तू मुझे बता सकती है, इस वक्त तेरा बड़ा भाई नहीं एक दोस्त पूछ रहा है तुझसे। भैया ये दुनिया इतनी निर्दयी क्यों है? लड़कियों को कोई कुछ समझता क्यों नहीं? वो भी तो चलती फिरती इंसान है। क्या अरमान मर्दों में ही होते हैं, हमारे कुछ नहीं? मर्द औरतों को अपने हाथों की कठपुतलियाँ क्यों समझते हैं? कहने को सब कहते हैं लड़कियों के पास फ्रीडम है, पर सही मायने में वो आज भी घुट घुट कर ही जीती हैं। कभी परिवार के मान को ढोने का भार, तो कभी समाज में खोखली पहचान के लिए बढ़ने का भार। कभी किसी को अपना दर्द बयां भी नहीं कर सकती। वो आज भी कमज़ोर हैं। क्यों भैया क्यों? तू ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है? क्या हुआ? कहीं तू आज की बात को तो लेकर परेशान नहीं है? देख, कहते हुए दिलजीत ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी गुड़िया जो आज हुआ उसे भूल जा। और कौन कहता है लड़कियां कमज़ोर हैं? लड़की जब अपने पर आए तो सारी कायनात उसके कदमों में झुक जाती है। और तू तो मेरी शेरनी है पहले से ही। किसकी इतनी हिम्मत कि तुझे परेशान करे? रूही ने समीर को देखते हुए दिलजीत की बातों में हामी भरी। रात को अभय जैसे बेड पर लेटा, उसके आंखों के सामने बस रूही की वो भीगी भीगी आंखें ही नजर आ रही थी। उसने खुद से कहा, ओए अभय तू ना पागल हो जाएगा? सच्ची क्या सोच रहा है इतना उसके बारे में? सोचना ही है तो वो सोच जो पापा ने कहा है। उससे कैसे बचेगा? इसी कसमकस में उसकी आंख लग गई और वो नींद के आगोश में जा पहुंचा। सुबह रूही समीर के उठने से पहले ही कॉलेज के लिए तैयार होकर जल्दी निकल गई, क्योंकि वो समीर का सामना नहीं करना चाहती थी। कॉलेज पहुंचने के बाद इधर उधर घूमने के बाद क्लास का टाइम हो गया। सामने से भागती आती हुई टीना दिखाई दी। दोनों फर्स्ट क्लास लेकर जैसे ही दूसरी क्लास के लिए बढ़ रहे थे कि तभी टीना ने कहा, अच्छा मैं चलती हूँ। रूही बोली, कहाँ? अरे तुझे तो पता है रोहित ने आज मिलने को बुलाया है, कुछ ज़रूरी बात करनी है उसे। पर टीना क्लास? अरे उसके लिए तू है ना मेरी जान। और हाँ, आते हुए तुझे मैं घर लेती चलूँगी, तू मेरा यहीं वेट करना, कहकर वो वहाँ से चली गई। क्लासेस ख़त्म करने के बाद रूही एक बेंच पर आकर बैठ गई, क्योंकि वो आज जल्दी घर नहीं जाना चाहती थी। उसने अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ कर लिया था ताकि कोई उसको कॉल न कर सके। और घर पर भी बोल कर आई थी कि आज वो टीना के घर रुकेगी किसी असाइनमेंट के सिलसिले में। बेंच पर बैठे बैठे वो शांत मन से पेड़ पर बैठी चिड़िया की तरफ देख रही थी। इधर टीना रोहित से मिलने बताए हुए कैफ़े पर पहुंची। टीना ने आकर उसे हक किया। रोहित ने उसे देखकर कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया।
रोहित को ऐसे गुमसुम देखकर टीना ने उससे पूछा, क्या हुआ जान, आज मूड क्यों ऑफ है? टीना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे हाँ तो बाबा करते हैं ना, पर पहले कुछ खाने का ऑर्डर तो करो ना, यहाँ तक आने में सांस ही फूल गई। सच कितना मुश्किल है यूं छुप छुप कर मिलना, कहकर टीना बैठ गई और वेटर को बुलाने के लिए नज़रें घुमाने लगी। रोहित ने कहा, टीना बात सुनो तो मेरी, शादी फिक्स हो गई है मेरी। टीना ने जब ये सुना तो वो जोर से हंस पड़ी और पानी का गिलास उठाते हुए घूंट भरकर बोली, तुम ये मजाक करना कब छोड़ोगे रोहित? टीना, मजाक नहीं, यही सच है अब। क्या? कहते ही पानी का गिलास टेबल पर रख दिया। क्या सच है? और हाँ, कौन सी शादी? मेरी शादी। टीना, मैंने हमारे बारे में मम्मी पापा से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी एक भी सुनने को जैसे तैयार ही नहीं है, और मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है का क्या मतलब है? और मैं क्या करूं? मुझे जो तुमने सपने दिखाए उनका क्या? हाँ, उनका क्या? टीना, आई एम रियली सॉरी। सॉरी? बस सॉरी? कहते हुए टीना की आंखों में आंसू आ गए। तुमने इतनी आसानी से सॉरी कह दिया? क्यों कहा था तुमने मुझे तुम्हारा साथ ज़िंदगी भर नहीं चाहिए? बस तब तक तुम्हारा साथ है जब तक ज़िंदगी चाहिए। क्यों, अब जीने का इरादा नहीं है? टीना, वो सब पास्ट है, उन बातों को भूल जाओ तो ही अच्छा है। मैं ये शादी करने को मजबूर हूँ। पापा मम्मी के खिलाफ नहीं जा सकता मैं। टीना ने रोहित का हाथ पकड़ा और अपने आंसू पोंछते हुए कहा, रोहित, हम साथ समझाएंगे ना उनको, तुम कहो तो अपने मम्मी पापा से बात कर लूँगी, वो सब हैंडल कर लेंगे, तुम ना टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। उसने उसके गाल पर हाथ रख कर कहा, यू नो ना, आई रियली लव यू अलॉट। रोहित ने अपने गाल से उसका हाथ हटाया और कहा, नहीं टीना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता। इस बात को हम यहीं भूल जाए तो ही अच्छा है, कहकर रोहित वहां से खड़ा हुआ और जाने को मुड़ा। टीना ने उसका हाथ खींचकर उसे पलटते हुए एक कसकर थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। ये थप्पड़ इतना ज़्यादा जोर से था कि उसकी गूंज कैफे में मौजूद हर किसी के कानों तक पहुंची। उन लोगों में दिलजीत भी वहीं था। वो एक वर्चुअल मीटिंग में था। कानों में हेडफोन होने की वजह से क्या हुआ ये तो समझ नहीं आया, पर सबकी नज़रें उस तरफ जाती देखकर उसकी नज़र भी वहां चली गई। कानों से हेडफोन निकालने के बाद आसपास चल रही बातें उसके कानों में पड़ी। थप्पड़ इस लड़की ने, उसने जैसे मुड़कर देखा। उसने कहा, ये आफत यहाँ कैसे, और थप्पड़ क्यों मारा इसने? टीना ने चिल्लाते हुए उसके कंधे को पकड़ते हुए कहा, तुम्हें बस एक बात लगती है, सिर्फ एक बात, पूरे 2 साल भूल जाऊं? हाँ, तुम्हारे लिए आसान है पर मेरे लिए नहीं। और तुम इतने भगौड़े हो गए ये मुझे पता ही नहीं था, वरना तुम जैसे छलिया से मैं कभी प्यार नहीं करती। अरे तुम क्या मुझे छोड़ते हो, मैं ही तुम्हें छोड़ती हूँ, गीदड़ कहीं के। अपनी ऐसे इंसल्ट होता देखकर रोहित का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मुट्ठियों को कसते हुए उसने कहा, हाउ डियर यू टू। कहते हुए उसने टीना को जैसे ही मारने के लिए हाथ उठाया, इतने में किसी ने आकर उसका हाथ संभाला और कहा, लड़कियों पर हाथ उठाना कोई बहादुरी वाला काम नहीं है, समझे? तू होता कौन है मुझे समझाने वाला? ये हम दोनों के बीच का मामला है। रोहित बोला, चल साइड हट, आज इसे नहीं छोड़ूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की, कहकर वो फिर एक बार टीना की तरफ बढ़ा। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।